हरिओम। आवाज सुनाई दे रही है सबको? हरिओम। आवाज सुनाई दे रही है सबको? जो होस्ट है कौन? प्रिया मैडम है। प्रिया मैडम है। होस्ट कौन है? सब मैं हूँ। सब प्रिया। प्रिया मैडम। आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सर, आ रही है। ठीक है। पिक्चर क्लियर है? हाँ सर। ओके। अगर बीच में अगर कोई डिस्टरबेंस आता है, आवाज नहीं सुनाई दे रही है या फिर पिक्चर नहीं देख पा रहे हैं, तो आप मुझे थोड़ा सूचित करेंगे इसके बारे में। ठीक है सर। ठीक है, चलो। रागादिरोगा सततानुषक्ता अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औसुक्यमोहारतिदान्न जगानयो पूर्ववैद्याय नमस्तु तस्मै। ओम धन्वन्तरये नमः। हम आयुर्वेद के पहले सिद्धांत को पढ़ रहे थे। त्रिदोष वात पित्त कफ, इसके बारे में हमने जाना है। मुझे ऐसा लगता है हम धातुओं के बारे में जान रहे थे। तो आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने लास्ट टॉपिक को नोट किया था कि हम कहां पर थे? आप में से कोई स्टूडेंट जो लास्ट टॉपिक हम कहां पर आए थे? पुराना स्टूडेंट एक भी नहीं है आज। कोई नहीं है पुराना स्टूडेंट। उपाध्याय जी भी नहीं है। लास्ट बॅच सॉरी हरिओम अटेंड नाही झाली त्याच्यामुळे माहिती नाही। अच्छा, तो ठीक है, पुराने स्टूडेंट कोई नहीं है इसमें। प्रिया मैडम आपने लिंक नहीं भेजी उन लोगों को? जी सर। आपने लिंक भेजी नहीं है क्या? जो सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट है उनको? सेकंड ईयर का कोई भी ज्वाइन नहीं हुआ है इसमें। सेकंड ईयर के कौन कौन है स्टूडेंट? बीएनवाईएस के सेकंड ईयर को कौन कौन है इसमें? सर मुझे तो नाम नहीं पता सर उनके। नहीं, वो खुद बताएंगे। जितने भी जुड़े हुए हैं, अगर वो आप बीएनवाईएस सेकंड ईयर के स्टूडेंट है तो आप थोड़ा बोलेंगे। ठीक है, इसमें तो एक भी नहीं है मैडम। बीएनवाईएस सेकंड ईयर कोई नहीं है। चलो कोई बात नहीं। तो हम सप्त धातु के बारे में पढ़ रहे थे। आयुर्वेद के जो सिद्धांत है उसमें का पहला सिद्धांत है त्रिदोष सप्त धातु और त्रिमल सिद्धांत। तो त्रिदोष जो है इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है। आगे हम पढ़ रहे थे धातुओं के बारे में। तो पहला धातु रस धातु है, इसके बारे में हमने देख लिया था। दूसरा धातु रक्त धातु है, इसके बारे में भी हमने देख लिया था। मांस धातु, इसके बारे में हम देख रहे थे। तो शरीर में जो तीसरा धातु होता है वो मांस धातु होता है। और इसका सामान्य कर्म क्या है? मांस धातु का मुख्य कर्म है लेपन, अर्थात उपदेह। जैसे मकान में सीमेंट या मिट्टी से लेप किया जाता है, उसी तरह शरीर का लेपन करना मांस धातु का कार्य है। यह शरीर पुष्टिकारक तथा सुरक्षा प्रदान करता है। यह मांसपेशियों द्वारा शरीर के पूरे ढांचे को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो हमारे शरीर के ऊपर जितना भी आवरण है वो मांस धातु का है। और लेपन करना, जैसे ईंट और सीमेंट का घर बनने के बाद में छपाई की जाती है, बाहर से लिपापोती की जाती है, तो उस लिपापोती करने का काम शरीर में मांस धातु करता है। और इसके वृद्धि के लक्षण, जब मांस शरीर में बढ़ जाता है तो गर्दन, यहां पर वजन बढ़ना, यहां पर। अब वजन जब भी बढ़ता है तो सबसे पहला वजन जो है वो पेट के ऊपर फैट्स डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है ना। एक्चुअल मेद अगला धातु बताया है, लेकिन
दो तरह की ओबेसिटी रहती है। एक तो मांस बढ़ने से ओबेसिटी आ जाती है और एक मेद बढ़ने से ओबेसिटी आ जाती है। एक तो मसल्स बढ़ते हैं उसके कारण ओबेसिटी आ जाती है, या फिर फैट्स बढ़ते हैं इसके कारण ओबेसिटी आ जाती है। तो ये जो मांस बढ़ने वाली जो ओबेसिटी है वो बहुत कम देखी जाती है, क्योंकि आजकल जो हम ओबेसिटी प्रैक्टिस में डायग्नोस करते हैं और उसका उपचार करते हैं तो वो चर्बी यानी फैट से संबंधित ही ओबेसिटी होती है। ठीक है, तो गर्दन में, नितंब पर, जंघा बाहु में, टांगों पर, पिंडलियों में, पेट, छाती आदि में मांस बढ़ने से मोटापा आ जाता है और इससे शरीर में भारीपन आता है। ठीक है, ये मांस वृद्धि के लक्षण है। शरीर में मांस बढ़ने से, मांस की वृद्धि होने पर मांसाहार क्रियाओं को अपनाना चाहिए। मांस की वृद्धि होने पर मांसाहार क्रियाओं जैसे संशोधन क्रिया, उपवास, युक्ताहार एवं व्यायाम, योगाभ्यास आदि को हमने करना चाहिए। और घी, तेल, वसा, स्निग्ध पदार्थ और चीनी, उससे बनी मिठाई आदि का सेवन टालना चाहिए। अब इन दिनों में डे टू डे लाइफ में मांस बढ़ने का यही रीजन है कि जो लोग मांसाहार करते हैं, मांस खाते हैं, ठीक है, तो उनका वजन बढ़ता है, उनका मांस बढ़ता है। और जो लोग ऑयली फूड ज्यादा खाते हैं उनके शरीर में भी मांस बढ़ता है। ठीक है, उसमें तो हम मांस नहीं बोलेंगे, उसमें मेद, चर्बी ज्यादा बढ़ती है। चर्बी खाने से चर्बी बढ़ती है। ठीक है, मांस खाने से मांस बढ़ता है। तो इसके अगेंस्ट में हमने क्या करना चाहिए, उपचार क्या करने चाहिए, संशोधन करना चाहिए। संशोधन का अर्थ होता है वमन और विरेचन। आयुर्वेद में इस शब्द को आप ध्यान में रखिए, आप नोट डाउन कर सकते हैं, संशोधन। और इसका अर्थ क्या होता है, संशोधन यानी वमन और विरेचन। वमन तथा विरेचन को संशोधन बोला गया है। उपवास, ठीक है, उपवास करना, सुबह, दोपहर, शाम, डिपेंड करता है। प्रातःकालीन उपवास, मध्याह्नकालीन उपवास, सायंकालीन उपवास, रसोपवास, मठोपवास, फलोपवास, डिपेंड करता है वो क्या करना है। युक्त आहार करना चाहिए, अपने प्रकृति के अनुरूप हमने आहार को लेना चाहिए। अधिकतम लोग ऐसा नहीं करते हैं, आहार को अपने प्रकृति के अनुरूप नहीं लेते, अपनी इच्छा के अनुरूप लेते हैं। ये बात आप पक्की ध्यान में रखना, आहार को अगर लेना है तो प्रकृति के अनुरूप ही लेना चाहिए, इच्छा के अनुरूप नहीं लेना चाहिए। हमें क्या पसंद है ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि हमारे प्रकृति को क्या चाहिए। और डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं अधिकतम लोग फूड इंटेक करते हैं और उसमें उनकी पसंद ही महत्वपूर्ण होती है। तो आज से आप सभी लोग, है ना, इच्छा को बाजू में रखते हुए प्रकृति का ध्यान करके, अपने शरीर का ध्यान करके, अभी हम प्रकृति को संतुलित करने के लिए क्या खाएं इसका ध्यान करते हुए भोजन का सेवन करें, इच्छा को बाजू में रखें, है ना। यूं तो इच्छाएं हमारी बहुत कुछ होती है खान पान के बारे में, जो हमारी तबीयत खराब होती है। किसने अपना माइक शुरू रखा है, माइक बंद करो सब लोग, वो डिस्टरबेंस होता है फिर। देखिए माइक किसने शुरू किया है, ठीक है। तो प्रकृति का ध्यान करते हुए फिर से माइक शुरू कर दिया किसने, प्रिया मैडम देख लो किसका माइक चालू है। आप अपनी तरफ से, आप होस्ट है, आप बीच में थोड़ा संभाला करो। आप जिसका भी माइक शुरू रहता है तो आप थोड़ा जागरूक रहो, है ना, सोना नहीं है आपको, आप होस्ट है। आप मीटिंग छोड़ के इधर उधर मत भागो, आप देखो कि किसका माइक शुरू है और आपको उसका राइट है, आप बंद कर सकते हो माइक। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं, उनको ना माइक बंद करने आता है, ना उनको चलाने आता है। उनको बस उनकी इच्छा, खाने में क्या पसंद है
उसको ही फॉलो करने आता है। तो आप थोड़ा सा देखा करो, बीच में अगर किसका माइक शुरू होता है तो आप ही बंद करेंगे, ठीक है, और वो बार बार माइक शुरू कर रहा है तो उसको आप डिलीट कर देंगे, फिर उस स्टूडेंट को निकाल देंगे आप, ठीक है। ओके सर। हाँ। और भी एक सबसे बड़ा कारण है चीनी और चीनी से बनी चीजें। ये मैं हमेशा बताता हूं, मीठे का अर्थ बिल्कुल चीनी नहीं है या चीनी से बनी चीजें नहीं है। मीठे का अर्थ होता है गुड़, है ना। मीठे का अर्थ कोई कैडबरी भी नहीं होता है ना। टीवी पर ऐड दिखाई जाती है, मीठा मतलब कैडबरी, है ना। कितना लोगों के दिमाग में भर रहे हैं कि जब भी कुछ अच्छा हो तो मीठा खाए, और मीठा जो खाना है तो कैडबरी ही खाना है। बहुत गलत बात है। पूर्व में हमारे जो पूर्वज थे, जब भी कुछ अच्छा होता था तो गुड़ और नारियल बांटा करते थे। जब भी कुछ अच्छा होता था तो गुड़ और चना इसको बांटा करते थे, इसको परोसा करते थे लोगों को, ठीक है। और फिर किसी ने क्या माइक शुरू कर दिया, कौन है? वैशाली, वैशाली मैडम अपना माइक बंद करो आप। वैशाली देखो, ये अगर कर सकते हैं माइक बंद तो ठीक है, नहीं तो फिर इनको निकाल दो, ठीक है। इनको डिलीट कर दो मीटिंग से, क्योंकि वो कभी कभी समझ नहीं पाते। ठीक है। क्षय होने पर क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं? मांस का क्षय होने पर, मांस की कमी से उपयुक्त अंगों में क्षीणता, दुबलापन, शरीर में रुक्षता, रूखापन, थकावट, चुभने की सी पीड़ा, धमनियों की क्षीणता आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। जब मांस शरीर का कम हो जाता है तो वो व्यक्ति, वो रुग्ण अंडरवेट हो जाता है। और आप इस बात को भी थोड़ा समझेंगे कि ओवरवेट से खतरनाक है अंडरवेट। समाज में ये समझ है कि वजन बढ़ना प्रकृति के लिए, तबीयत के लिए हानिकारक है, लेकिन उससे ज्यादा हानिकारक है वजन कम रहना। बहुत लोग इसके प्रति अनअवेयर रहते हैं, जागरूक नहीं रहते हैं। तो जो अंडरवेट लोग होते हैं उनकी आयु बहुत कम रहती है, ठीक है। सबसे पहली बात तो जो अंडरवेट होते हैं, कम वजन वाले होते हैं, उनकी आयु एक तो बहुत घट जाती है। इसलिए उन्होंने क्या करना चाहिए, आयुर्वेद में शतावर, अश्वगंधा और बहुत सारे पेटेंट मेडिसिन है। अभी मैं भी प्रैक्टिस करता हूं तो मेरे पास भी ऐसी दवाइयां हैं जो महीने में 3 से 4 किलो वेट गेन कर देती हैं, वेट को बढ़ा देती हैं। अब हमारे शास्त्र में जैसे आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी में इन्हीं बातों का ज्यादा महत्व है। नेचुरोपैथी में वेट लॉस का ज्यादा महत्व है, वेट गेन कराना नेचुरोपैथी में बहुत कम पाया जाता है। नेचुरोपैथी में वजन को बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, वजन घटाने के लिए इतने प्रयास नहीं करने पड़ते हैं, क्योंकि नेचुरोपैथी बनी वजन घटाने के लिए। क्योंकि मुख्य विषय नेचुरोपैथी का यही है कि वजन को कैसे घटाया जाए। तो उसमें फिर उपवास चिकित्सा आती है, इनिमा आता है, षटकर्म चिकित्सा आती है, योगाभ्यास आता है, एक्सरसाइज आती है। तो इससे क्या हो जाता है, तुरंत वेट लॉस हो जाता है। लेकिन वेट गेन जो है ये पार्ट आयुर्वेद के तरफ हम अगर रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि खाना पड़ता है वेट गेन करने के लिए। तो इसमें फिर शतावर है, अश्वगंधा है और फिर कुछ पेटेंट मेडिसिन होते हैं जिसको देने से 1 महीने में 3 से 4 किलो तक वेट गेन हो जाता है, वजन बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो मांस के बाद में फिर मांसज रोगों को देख लेंगे। अगर मांस बढ़ता है शरीर में तो उससे क्या होता है, मांस बढ़ता है तो गलगंड हो जाता है, गले में गठान हो जाती है, और फिर जीवा, तालु, कंठ आदि में शरीर में अलग अलग तरह की गांठें भी मांसज रोग से ही होती है। गांठें कैंसर की भी होती है और कुछ गांठें जो है नॉन कैंसरस होती है, कुछ गांठें जो है वो उनको सिस्ट भी कहा जाता है मॉडर्न मेडिकल साइंस में, ठीक है। तो ऐसी विकृति मांस धातु से उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे अगर रोग हमें देखने में मिलते हैं तो मांस से संबंधित वो रोग है, ऐसा जानकर फिर मांस से संबंधित उपचार ही आप
करेंगे। उपचार क्या करने हैं? मांस वृद्धि के लिए वसा, प्रोटीन से भरपूर, जैसे दूध से बने भोज्य और मूंग, चना आदि धान्यों के ताजे अंकुर लेने चाहिए। ठीक है। डाइट भी कैसा होना चाहिए? अभी इसमें दो चीजें आती है, एक शब्द है संतर्पण और दूसरा शब्द है अपतर्पण। ये दो शब्दों को आप लिख लो। संतर्पण का अर्थ होता है जिसका वजन कम है उसका वजन बढ़ाना, उसको बोलते हैं संतर्पण जन्य चिकित्सा। उस चिकित्सा को, उस उपचार को बोलते हैं संतर्पण जन्य चिकित्सा। और जिसका वजन बढ़ा हुआ है और उपचार के माध्यम से उसका वजन अगर कम कराना है तो उस उपचार को बोलते हैं आयुर्वेद की भाषा में अपतर्पण जन्य चिकित्सा। अपतर्पण जन्य चिकित्सा, इसका अर्थ यह होता है कि उसके शरीर को घटाना है, और संतर्पण का अर्थ होता है उसके शरीर को बढ़ाना है। ठीक है। तो ये शब्द आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ये आयुर्वेद की टर्मिनोलॉजी है, ये आयुर्वेद की परिभाषा है। ठीक है। इसके बाद में मेद धातु के बारे में बोला है। इसका सामान्य कर्म होता है, इसका मुख्य कार्य स्नेहन अर्थात शरीर में स्निग्धता, स्निग्धता का अर्थ होता है चिकनाहट और उष्णता प्रदान करना। यह शरीर को शक्ति, सुरक्षा, दृढ़ता एवं स्थिरता देता है और सुंदरता भी देता है। ठीक है। अभी आजकल लड़कियों में एक फैड आ गया है कि हमें स्मार्ट और स्लिम बॉडी चाहिए, शरीर चाहिए। तो कुछ कुछ लड़कियां अनावश्यक रूप से वजन कम कर लेती है और फिर उन्हें सफर करना पड़ता है अलग अलग रोगों में। तो एक बात का ध्यान रखें, चर्बी हमारी कोई शत्रु नहीं है। ये जो फैट्स है ये कोई हमारी शत्रु नहीं है। हाँ, अनावश्यक रूप से अगर फैट बढ़ता है तो उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, उपचार करना भी चाहिए। लेकिन अगर शरीर में अगर चर्बी बढ़ी है तो वो आवश्यक है कि अनावश्यक है, इसके बारे में पहले सबसे पहले सोच लें। अब ये कैसे जानेंगे कि हमारा वजन सही है गलत है? तो हाइट के अनुसार, मॉडर्न मेडिकल साइंस में हाइट के अनुसार वजन को बताया जाता है। मान लो किसी की हाइट अगर 5 फीट है मेल में, पुरुष में, तो उसका वजन 60 किलो होना चाहिए। और जैसे जैसे हाइट में इंच बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे किलो में 1-1 किलो बढ़ाते जाना। मान लो जैसे 5 फीट हाइट है तो 60 किलो, 5 फीट 1 इंच हाइट है तो 61 किलो, 5 फीट 2 इंच का हाइट वाला व्यक्ति है तो उसका वजन 62 होना चाहिए। और 5 फीट 5 इंच वाला व्यक्ति है तो उसका वजन 65 होना चाहिए, 65 kg होना चाहिए। तो ये पैरामीटर है मॉडर्न मेडिकल साइंस के। तो इस पैरामीटर्स के अनुसार भी हम समझ सकते हैं कि इसकी चर्बी घटानी चाहिए या बढ़ानी चाहिए। ठीक है। अगर किसी का हाइट 5 फुट के पीछे नीचे है तो 60 के नीचे उसका वजन होना चाहिए। महिलाओं में हम 5 माइनस कर लेते हैं। मान लो 5 फीट का एक व्यक्ति है, पुरुष है, उसका वजन 60 किलो होना चाहिए, तो महिलाओं में वही वजन 55 होना चाहिए, 55 kg होना चाहिए। ठीक है। अब उल्टा हो गया है, महिलाओं में वजन ज्यादा बढ़ रहा है। उसका कारण है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, गलत जीवन परिचर्या, दिनचर्या, गलत धारणाओं के माध्यम से जीवन में भोजन परोसना, भोजन तैयार करना और भोजन खाना, ये बात ही डे टू डे लाइफ में ये जो हाइट के अगेंस्ट जो वेट आवश्यक होता है उसको डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है। तो मेद धातु का कार्य है हमारे शरीर को स्नेहन, चिकनाहट बनाए रखना। अगर चिकनाहट हमारे शरीर की आवश्यकता से अगर कम हो जाती है, एक प्रमाण से अगर चिकनाहट शरीर की कम हो जाती है तो शरीर में वात के रोग पैदा हो जाते हैं, क्योंकि वात जो है वो रुक्ष गुण वाला होता है और इस रुक्षता को चिकनाहट ही काउंटरैक्ट कर सकती है। अगर चिकनाहट नहीं है शरीर में
तो रूखापन शरीर का बढ़ते जाएगा, उसके कारण वायु शरीर में बढ़ेगा और उस कारण फिर हमें अलग अलग रोग हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक। चिकनाहट शरीर में नहीं है तो हार्ट अटैक आने की बहुत संभावना है। आपने कभी देखा होगा कि स्लिम लोग, यानी जिनका वजन बढ़ा हुआ नहीं है, जिनके भीतर चर्बी नहीं है, वो लोग हार्ट अटैक से मर गए। अब पहले तो हम सुनते थे शरीर में चर्बी बढ़ने के बाद में जो हमारी कोरोनरी आर्टरी होती है उसमें चर्बी जमा होकर फिर हार्ट ब्लॉक हो जाता है और हार्ट अटैक से फिर रोगी मर जाता है, व्यक्ति मर जाता है। लेकिन बहुत ही हम कम सुनते हैं कि जिसका वजन कम है, अंडरवेट है, वो हार्ट अटैक से गया। लेकिन आजकल हम ऐसी भी घटनाओं को सुन रहे हैं कि वजन तो बहुत कम था, ठीक था, लेकिन फिर भी वो हार्ट अटैक से मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि शरीर में वायु इतनी बढ़ गई, क्योंकि उसके शरीर में चिकनाहट पैदा करने के लिए जो चर्बी आवश्यक थी वो उसके शरीर में नहीं थी और उसके कारण फिर उसको हार्ट अटैक आ गया। दूसरी और एक बात, जो लोग अंडरवेट होते हैं, जिनके शरीर में चर्बी कम होती है, वो लोग ठंडी और गर्मी को ज्यादा सहन नहीं कर पाते, जितना कि ओवरवेट जिनके शरीर में चर्बी ज्यादा है वो लोग ठंडी गर्मी को सहन कर लेते हैं। अंडरवेट लोग ठंडी गर्मी को सहन नहीं कर पाते। ये एक बात देखने को मिलती है, ठीक है। अब शरीर में अगर चर्बी बढ़ जाती है तो उसके क्या लक्षण हैं? तो जो हमने मांस वृद्धि के लक्षण देखे, वही लक्षण चर्बी बढ़ने के भी यहां पर हमें समझने हैं। और क्षय, मांस चर्बी अगर कम हो जाती है, मेदा क्षय शरीर में हो जाता है, तो उसके क्या लक्षण हैं? तो वो भी मांस क्षय के जितने लक्षण बताए उसी के समान है। अब मेदोज रोग कौन से है? मुंह का मीठा स्वाद। चर्बी अगर शरीर में बढ़ जाती है तो मुंह में मीठा स्वाद आना, ये एक लक्षण दिखाई देता है। समाज में अभी मेरे पास बहुत, मैं कुछ रोज पेशेंट देखता हूं, तो उनमें मुझे इन पेशेंट या ऐसे पेशेंट मिलते हैं कि डॉक्टर साहब हमने बहुत उपचार लिया, लेकिन हमारे मुंह में पानी आते रहता है और हमारे मुंह में ऐसे चिकनाहट बनी रहती है और हमारे मुंह में मीठापन महसूस होता है, ठीक है। तो उस व्यक्ति को अगर आप, आयुर्वेद में एक दवा आती है मांसपाचक या मेदोपाचक, ये अगर दवा देते हैं, उसके साथ में अगर रसपाचक वटी दे देते हैं, तो 5 दिन में उस व्यक्ति की ये कंप्लेंट दूर हो जाती है। मुंह में मीठापन महसूस होना, मुंह में ज़्यादा पानी आना, ज़्यादा थूकने की इच्छा होना, ठीक है, मुंह में ज़्यादा चिकनाहट रहना, है ना, यानी जो मुंह का सलाइवा होता है वो आवश्यकता से गाढ़ा हो जाता है। तो समझ लेना कि हमारे शरीर में मांस और मेद की वृद्धि हुई है, विशेषकर मेद की वृद्धि हुई है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया मांस पाचक और मेदोपाचक वटी, ठीक है। सुबह शाम एक एक गोली गुनगुने गर्म पानी के साथ में लेने से 5-7 दिन में कंप्लेंट दूर हो जाती है, ठीक है। हाथ पैरों में जलन होना, ये भी कंप्लेंट समाज में बहुत सुनी जाती है। लोग आते हैं, डॉक्टर साहब कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो डायबिटीज नहीं है, फिर भी हाथ और पैर में जलन हो रही है। तो जो अंडरवेट पेशेंट होते हैं उनमें ये लक्षण ज्यादा, ओवरवेट पेशेंट जो होते हैं, ओवरवेट अंडरवेट दोनों में भी ये लक्षण ज्यादा देखने को मिलता है। बालों का उलझा होना या जटाएं बन जाना, मुख कंठ तालु सूखना, आलस्य, बहुत अधिक प्यास, शरीर से मल पदार्थों का अधिक मात्रा में निकलना, शरीर के छिद्रों से अधिक श्राव, अंगदाह, शरीर का सुन्न पड़ना, ये सब लक्षण मेदज रोग करके यहाँ पर बोले गए। किसी में क्षय और किसी में वृद्धि, इससे फिर ये लक्षण क्रिएट होते हैं। जब रोग मेद धातु की अधिकता से हो तो स्थूलता की अपतर्पण, उपवास एवं योगाभ्यास आदि जिससे पतलापन आए चिकित्सा करनी चाहिए। और मेद की कमी से उत्पन्न रोगों में कृशता, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि संतर्पण चिकित्सा इसमें करनी चाहिए। तो संतर्पण चिकित्सा में हम क्या देंगे? घी देंगे, दूध देंगे, दूध से बनी चीजें देंगे। उससे फिर क्या होता है? शरीर का ब्रहण होता है, शरीर का संतर्पण होता है, उससे शरीर में वजन बढ़ता है। अब शरीर में और भी एक बात होती है कि वजन समरूप होने से सुंदरता भी आती है।
जिस किसी का वजन कम है तो उसको देखो आप, क्या होगा, तो वो ऐसे ठीक नहीं दिखता। फिर वजन बहुत ज्यादा होने से भी वो ठीक नहीं दिखता। ठीक है, वजन अगर संतुलित है तो वो स्मार्ट दिखता है, उसका फिटनेस पूरे शरीर के ऊपर दिखता है। और हम जितने भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हम तो योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के स्टूडेंट हैं, तो हमारा ये दायित्व बनता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने वजन को संतुलित रखें, सही मात्रा में रखें, पैरामीटर्स के अनुसार हमारा वजन होना चाहिए, हमारा फिटनेस होना चाहिए। अब जैसे कि मेरा जो हाइट है वो 5 फीट 8 इंच है और मेरा वजन हमेशा 68 to 70 रहता है। पहले मेरा वजन कम रहता था, 61 62 रहता था। फिर मैंने, है ना, दवाओं का सेवन या फिर कुछ परहेज करके या फिर कुछ और एडिशनल करके मैंने अभी मेरा वजन जो है 68 to 69 70 वजन मेरा रहता है। कभी 1-2 किलो कम ज़्यादा होते रहता है, लेकिन फिर भी आज लोग मुझे बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आप थोड़ा खाया पिया करो, वजन बढ़ाओ। अब समाज में इतने लोग मोटे हो गए हैं कि मेजॉरिटी इज द लॉ, इस लॉ के अनुसार जो विकृत है उसे लोग प्राकृत समझ रहे हैं और जो प्राकृत है उसको विकृत समझ रहे हैं, है ना। अभी कोई मान लो, जैसे इसका एक एग्जांपल देता हूं, कोई अगर करप्शन नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट सर्विस में कोई करप्शन नहीं कर रहा है, अरे तू करप्शन नहीं करता, अरे तू कुछ ऊपर से कुछ नहीं कमाता, हाय राम, तेरे पास तो इतनी अथॉरिटी है, तेरे पास तो इतना अधिकार है ना, तुम्हें तो करना चाहिए। ऐसे एक मानसिक विकृति जो है इसमें देखी जाती है। ठीक है, अब आज हमने मांस और मेद धातु को पढ़ा। इसके ऊपर अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो 5 मिनट का समय आपके पास है, आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? सर, हाँ बोलिए। वजन घटाने के लिए कौन सा योगा बेस्ट? अभी आयुर्वेद में ऐसे हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि सामने, सबसे पहले तो पेशेंट सामने होना चाहिए। ठीक है, उसकी प्रकृति क्या है, वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, कफ प्रकृति है, या फिर द्विदोषज प्रकृति है, उसका लाइफस्टाइल क्या है, वो सुबह कितने बजे उठता है, रात को कितने बजे सोता है, उसकी फूड हैबिट्स कौन सी है, ये सब ध्यान में लेकर फिर फाइनली एक चार्ट बनता है डाइट का और फिर योग का या फिर एक्सरसाइज का। अब मेरे पास जब भी वजन घटाने या बढ़ाने के लिए कोई आता है तो सबसे पहले मैं उसका प्रकृति परीक्षण करवाता हूं, है ना। प्रकृति परीक्षण में फिर त्रिविध परीक्षा आती है ना, त्रिविध परीक्षा करता हूं, उसको कुछ प्रश्न पूछता हूं, उसके शरीर को मैं देखता हूं, है ना, और फिर पाल्पेशन मेथड होती है, पेट को मैं चेक कर लेता हूं और उसके बाद में फिर निष्कर्ष निकालता हूं कि इस व्यक्ति को क्या डाइट प्लान देना चाहिए। आयुर्वेद में हर एक को समान रूप से आप डाइट प्लान नहीं दे सकते, है ना, तो इसके लिए डिटेल्स की आवश्यकता होती है। और मैंने एक केस पेपर बनाया, एक पेशेंट के लिए एक केस पेपर बनाया है, तो उसमें पेशेंट का बायोडाटा हम लिखते हैं, उसके बाद में उसके कंप्लेंट्स क्या है, उसकी दिनचर्या क्या है, उसकी फूड हैबिट्स कौन सी है, सोने उठने का समय, जागने का समय, नींद लेने का समय, ठीक है, उसका स्वभाव कैसे है, इसको पूरा कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद में उसका डाइट चार्ट बनता है। वैसे मैंने एक कॉमनली एक डाइट चार्ट बनाया हुआ है, मैं आपके व्हाट्सएप के ऊपर वो डाल दूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि कॉमन डाइट चार्ट में कुछ बातें घटाए, कुछ बातें बढ़ाए। कॉमन डाइट चार्ट में 20 से 30% बातों को घटाना या बढ़ाना आपको पड़ सकता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप मैक्सिमम पेशेंट को रिजल्ट देख पाओगे। ठीक है, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि कौन सा डाइट प्लान देना है और कौन सा योगाभ्यास उसको देना है, लेकिन फिर भी कपालभाति और सूर्य नमस्कार और फिर तीव्र गति में भस्त्रिका प्राणायाम, है ना, सूर्य वेदन प्राणायाम अगर करेंगे तो इससे वेट लॉस होने में मदद होती है। ठीक है, आर यू सेटिस्फाइड? यस सर। ओके।
एनी क्वेश्चन, एनीवन? ठीक है, कल हमारी क्लास फिर 7 बजे रहेगी, है ना। और आप ध्यान रखिए, बीच में आपका माइक शुरू नहीं होना चाहिए। भले आप वीडियो शुरू कर सकते हैं, तो मुझे भी सामने आप लोग दिखते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, चलो मेरी क्लास है, यहाँ पर खाली मैं खुद को ही देख लेता हूँ। पहले तो मुझे थोड़ा ऑड लगता था, अभी ऑनलाइन मीटिंग कोई गलत नहीं लगती। यानी क्या होता है, एक मोबाइल के सामने बैठा हुआ, अगर कोई देखेगा जिसको मोबाइल का पता ही नहीं है, वो बोलेंगे आप कितना पागल व्यक्ति है ना, कोई सामने नहीं है फिर भी बोले जा रहा है, बातें करे, है ना, कर रहा है। पहले वो देखो ब्लूटूथ कान वाला आता था, ऐसे कोई स्टॉप के ऊपर, बस स्टॉप के ऊपर खड़ा हुआ है और फिर कान में डाल के बोल रहा है। अभी लोगों को पहले लगता था कि ऐसे फोन आने के बाद में कोई बोल रहा है तो कोई बात नहीं भाई, लेकिन वो कान में डाल के बोल रहा है, कोई बोलता है कि ये पागल तो नहीं है, वैसे ही बोले जा रहा है। तो ऐसी स्थिति होती है, इसलिए आप वीडियो शुरू रखें और माइक को बंद रखें। अगर आपको कुछ पूछना है, बताना है तो अलग बात है, लेकिन इसके अलावा आप माइक म्यूट रखेंगे, है ना। ठीक है, तो अभी आप लेफ्ट हो सकते हैं, कल हम फिर जुड़ेंगे 7 बजे, आपकी क्लास होगी। ठीक है, इसके आगे और आप लिखा करो, नोट्स लिया करो। मैं पूछता हूं आपको कि लास्ट लेक्चर में क्या हुआ है। आज किसी ने भी नहीं बताया कि लास्ट लेक्चर में क्या हुआ है। हो सकता है आप में से कोई लास्ट लेक्चर में था ही नहीं, लेकिन अगर आगे ज्ञान लेना है, जुड़े रहना है, आयुर्वेद से संबंधित कुछ पढ़ना है, तो आप एक नोटबुक बनाओ अपना कि आज हमने क्या पढ़ा। और जो लोग थोड़ा समझना चाहते हैं आयुर्वेद को, तो ये किताब आप परचेस कर ले, आयुर्वेद सिद्धांत रस है। इसी किताब से मैं आपको पढ़ाता हूँ। ये पतंजलि स्टोर के ऊपर आचार्य बालकृष्ण ने लिखी ये किताब है, तो ये आपको पतंजलि स्टोर के ऊपर मिल जाएंगी। इस किताब को आप परचेस कर लो। ठीक है, तो हर रोज मैं इसी किताब से पढ़ाता हूँ। आज जो मैंने पढ़ाया है वो पेज नंबर 48 और 49 के ऊपर था। इसके रेफरेंसेस भी आपको नीचे श्लोक के रूप में मिल जाते हैं। ठीक है, आज जो मैंने पढ़ाया फिर मैं बता रहा हूँ, 48 पेज नंबर और 49 पेज नंबर, है ना, इसके ऊपर का मैंने आपको पढ़ाया। पतंजलि स्टोर में ये किताब आपको मिल जाती है, आयुर्वेद सिद्धांत रस से। ठीक है सर, ये मराठी मध्ये पण मिळते का? ये मराठी में नहीं मिलेंगी, एक तो हिंदी में मिलेंगी या इंग्लिश में मिलेंगी। अभी शायद हो सकता है अभी आई होंगी मराठी में, तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने इस किताब को बहुत पहले परचेस किया हुआ है। ये 8-10 साल हो गए ये किताब मेरे पास है। तो अभी आप थोड़ा सा जांच करेंगे कि मराठी में है कि नहीं है ये किताब। ठीक है, चलो अभी आप लेफ्ट हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।